नमस्ते दोस्तों। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी देख सकते हैं कि इस साल जो है वो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखा जा रहा है कि लगातार जो है कोई भी व्यक्ति धर्म की ओर झुकाव बढ़ा रहा है, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, ईसाई का हो। ठीक है, वही बात इस कोर्ट में कही जा रही है कि काम से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। जो भी व्यक्ति मेहनत करने से नहीं डरता है वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी धर्म के रहें, किसी भी जाति के रहें, आपके समुदाय के लोग आपके जीवन को व्यतीत करने में कभी मदद नहीं करते हैं। कोई भी धर्म कभी भी आपके जीवन को खुशहाल रूप से व्यतीत करने में मदद नहीं करता है। आपका मेहनत ही, सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत ही जो है वो आपके जीवन को बेहतर तरीके से जीने में, स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करता है। इसी के लिए मेहनत करने से कभी नहीं डरे। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो निरंतर मेहनत करते रहें और आप लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 22 दिसंबर 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में जो है एफडीआई को 100% कर दिया है। तो इससे क्या लाभ होंगे? इसमें सिंपली कहा जाता है कि जो संशोधित उपग्रह निर्माण है और उपग्रह डेटा उत्पाद के लिए स्वचालित मार्ग से लगभग 74% पहले एफडीआई दिए जाते थे, अभी भी 74% ही दिए जाते हैं। अगर 74% से ज्यादा एफडीआई चाहिए तो यहाँ पे सरकारी मार्ग से, ठीक है, गतिविधियां जो है वो सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एफडीआई के लगातार निवेश से क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है, तो जैसे रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक है, उसके बाद आधुनिक तकनीक लगातार जो है वो दूसरे देश से साझा किए जाएंगे, अपने देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ठीक है, इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनियां जो है देश के भीतर अपनी विनिर्माण सुविधाएं भी स्थापित करेगी। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा कि एफडीआई का दो प्रकार होता है। ठीक है, एक ग्रीन फील्ड निवेश, एक पोर्टफोलियो निवेश। तो ग्रीन फील्ड निवेश जो होता है, इस नियम के तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर मेरा कंपनी, मान लीजिए टाटा का मैं मालिक हूँ, ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया में है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको यूएसए में स्थापित करूँ। ठीक है, तो यही जो है वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत किसी भी विदेशी कंपनी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्कोडा है, जर्मन कंपनी है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं चाहूं तो उसके शेयर्स खरीद सकता हूं। ठीक है, उसके शेयर खरीदा या फिर उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। ठीक है, तो इस तरह का जो निवेश होता है उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों प्रकार याद रखिएगा। ठीक है, और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, हमारे देश को एफडीआई को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने से। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान समय में मॉरिशस जो है वो सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई देता है। ठीक है, लगभग 24% जो है भारत का कुल एफडीआई का भाग जो है वो मॉरिशस देता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका अगला आर्टिकल जो है, आश्रय से परे निवासी को 4 दीवारों के भीतर की जरूरत है। इसमें सिंपली कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है, लगातार जो है अगले 5 वर्षों में लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण और मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसमें मुख्य बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया है राइटर के द्वारा कि ये जो आवास बनाया गया है ये बहुत ही ज्यादा भविष्योन्मुखी सोच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी घर बनाए गए हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। अभी वर्तमान समय में लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है तो निरंतर समस्याएं आ रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जो घरों में लगातार जो एसी लगाया जा रहा है, इन सभी चीजों से बचने के लिए इस घर में अनेक प्रकार के मानदंड को अपनाए गए हैं। ठीक है, जिससे कि जो थर्मल बढ़ जाता है, जो गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, तो घरों में लगातार एसी लगता है, उससे बचाव के लिए जो है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं कि उससे लगातार हवा आते रहेगा और गर्मी कम लगेगी। ठीक है, उससे जितने भी कार्बन इमिशन होते हैं वो कम होंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है। ठीक है, जिससे इनकी गुणवत्ता जो है वो और बेहतर रहे
और पर्यावरण को प्रभावित भी ना करें, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत से प्रारूप है, विशेषताएं हैं इस बार के, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को अतिरिक्त आवास देने की बात की गई है। तो इसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी को कहा जाता है कि भविष्य का घर, ठीक है। भविष्य की समस्याओं को देखते हुए, जो क्लाइमेट समस्याएं अभी वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही है, उसको देखते हुए जो है इस तरह के आवास बनाए जा रहे हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इंडिया इज फेसिंग अ बुली इन अ वेरी डिटरमाइंड फैशन। लगातार देखा जा रहा है कि चाइना के द्वारा इंडिया को बुली किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है कि चीन पर रक्षा सचिव ने कहा कि भारत बहुत दृढ़ता से चीन की बदमाशियों के विरुद्ध, ठीक है, यहाँ पे बुली का मतलब यही है, चीन की बदमाशियों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। तो इसके लिए तो सबसे मुख्य बात है कि यूएसए का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इंडिया को। तो उसी के लिए यह आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडस एक्स 2024 का जो समिट है, इसमें भारत और यूएसए के बीच में लगातार नई संभावनाएं बन रही है, जिससे कि चाहे वो हिंद महासागर हो या फिर वैश्विक वाणिज्य हो, भू राजनीति हो और सुरक्षा हो, इन सभी चीजों से निपटने के लिए लगातार जो है वो यूएसए के द्वारा मदद किया जा रहा है। इंडस एक्स 2024 ये ध्यान रखेगा, तो इसी को कहा जाता है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसका फुल फॉर्म है। तो इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं भारत को, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उस आर्टिकल है इलीगल लेंडिंग एप्स ऑन एफएसडीसी रडार। ये क्या होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि एफएसडीसी क्या होता है। तो इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो अनाधिकृत ऑनलाइन ऋण जो दिए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे ऐप हैं जो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसी को कहा जाता है कि इलीगल जितने भी ऋण देने वाले ऐप हैं, उन ऐप्स को एफएसडीसी के द्वारा स्कैन किया जा रहा है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नकेल कसने की बात की जा रही है, ठीक है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, इसमें सिंपली कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेस के सेक्टर में 100% एफडीआई को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए, जिसमें अंतरिक्ष क्षेत्र पर मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन किया गया, ठीक है। जो 74% था उससे 100% कर दिया गया और संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। और संशोधित नीति के तहत उदारीकृत प्रवेश मार्गों का उद्देश्य जो है वो संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष में, ठीक है, संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है, जिससे हम अपने स्पेस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इनहांस कर सकें, ठीक है। और संशोधित नीति जो है वो उपग्रह निर्माण और संचालन, ये ध्यान रखिएगा, उपग्रह निर्माण, सैटेलाइट्स का जो प्रोडक्शन होता है, संचालन होता है, उपग्रह का डेटा उत्पाद और ग्राउंड या फिर उपयोगकर्ता खंड के लिए स्वचालित मार्ग के तहत, ठीक है, ऑटोमेशन के तहत लगभग सिर्फ और सिर्फ 74% एफडीआई की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं अगर 74% से ज्यादा एफडीआई की जरूरत है तो ये गतिविधियां जो है वो सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती है। तो भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित क्यों किया जा रहा है एफडीआई को, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को? तो संशोधित नीति के तहत ऐसा माना जा रहा है कि उदारीकृत प्रवेश जो है वो मार्गों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है, ठीक है। लॉन्च वाहनों और संभावित प्रणालियों या फिर उप प्रणालियों और अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण के लिए भी स्वचालित मार्ग के तहत, यहाँ पे ये ध्यान रखेगा, स्पेस पोर्ट के निर्माण के लिए 49% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। और अगर 49% से ज्यादा एफडीआई चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्पेस सेक्टर में बहुत सी चीजों को लिमिट किया गया है एफडीआई के लिए, ठीक है। देख सकते हैं वहां पे 74% था सैटेलाइट प्रोडक्शन के लिए, संचालन के लिए, और यहाँ पे जो है स्पेस पोर्ट के लिए मात्र 49% एफडीआई की अनुमति दी गई है। वहीं अगर 49% से ज्यादा अगर एफडीआई चाहिए तो ये भी गतिविधियां जो है वो सरकारी मार्ग के अंतर्गत आएगी। तो उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों, उप प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत लगभग 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड सेगमेंट्स के लिए भी 100% यहाँ पे एफडीआई दी गई है। तो एफडीआई के क्या फायदे हैं? तो इससे ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए कि कोई भी देश भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ का
बुनियादी ढांचे में विकास होगा, ठीक है। तो बुनियादी ढांचे में विकास करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इससे भारत में जो है वो रोजगार का अवसर नया नया खुलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास क्रय शक्ति में वृद्धि होगा, क्रय शक्ति में वृद्धि होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो फिर सरकार के पास जो है वो रेवेन्यू आएगा, ठीक है। रेवेन्यू आएगा तो फिर से इससे देश का विकास होगा, ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ होगा तेजी से। इसी में आगे कहा जाता है कि रोजगार बहुत तेजी से मिलेंगे अगर एफडीआई ज्यादा से ज्यादा भारत में आते हैं, और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने से क्या होगा कि आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होगी। भारत का जो है दूसरे देश पे जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगा, और इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने की उम्मीद होगी। इससे क्या होगा कि कंपनियां जो है वो देश के भीतर अपनी विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने में भी सक्षम होगी। भारत का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ऑलरेडी वीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एफडीआई के इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बेहतर होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है उपग्रह उप क्षेत्र को ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए परिभाषित सीमाओं के साथ 3 अलग अलग परिस्थितियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जहां पे मुख्यतः जो है वो स्पेस के क्षेत्र में एफडीआई के लिए जो है वो 3 अलग अलग गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। तो मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार उपग्रहों की स्थापना, ठीक है, मतलब कि सैटेलाइट्स के प्रोडक्शन और संचालन में केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग से विदेशी निवेश जो है उसकी अनुमति दी गई। तो ये ध्यान रखिएगा, उपग्रहों की प्रोडक्शन और संचालन में केवल सरकारी अनुमोदन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही जो है एफडीआई मिलेगा। तो अब हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि एफडीआई क्या होता है। इस टर्म्स को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, इसलिए परिभाषा को समझिए, ठीक है। तो प्रत्येक विदेशी निवेश एक प्रकार का सीमा पार क्रॉस बॉर्डर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, चाहे वो कंट्री दूसरे को हेल्प कर रही है, ठीक है, या फिर वहां निवेश करके अपना भी इंटरेस्ट साध रही है, उनको भी प्रॉफिट तो होता ही है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो एक प्रकार का सीमा पार निवेश है, जिसमें एक देश का निवेशक होता है और दूसरे देश के किसी उद्यम में अस्थायी रुचि स्थापित करता है, ठीक है। तो एफडीआई जो होता है वो विभिन्न रूप से लिया जा सकता है, जैसे शेयर प्राप्त करना, सहायक कंपनियां, या फिर संयुक्त उद्यम स्थापित करना, या फिर ऋण या प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण प्रदान करना। एफडीआई को आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यह मेजबान देश में पूंजी, प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार में पहुंच, रोजगार के अवसर प्रस्तुत करता है, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के अवसर प्रदान करता है जहां भी एफडीआई बढ़ता है, ठीक है। तो एफडीआई 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ग्रीन फील्ड निवेश, ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो मेनली जो होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है, मान लीजिए मेरी ही कंपनी इंडिया में है और मैं अपनी ही कंपनी का एक और ब्रांच यूएसए में खोलता हूं, तो उसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड निवेश। इसके नियम के तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है, ठीक है। और पोर्टफोलियो निवेश होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी में निवेश करना, ठीक है। जैसे पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत किसी भी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं या फिर उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण भी किया जा सकता है। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो भारत में जो एफडीआई प्रवाह है उसके रुझान और पैटर्न क्या है, तो भारत अपने बड़े और बढ़ते घरेलू बाजार, अनुकूल जनसांख्यिकी मतलब कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, राजनीतिक स्थिरता, तो ये सारे कारण के कारण भी भारत में जो है बहुत बड़ा बाजार है, इसके कारण भी बहुत ज्यादा एफडीआई को है आकर्षित कर रहा है। तो उदारीकृत नीति ढांचे और व्यापार करने में आसानी में सुधार के कारण ही हाल के वर्षों में एफडीआई के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक भारत बन गया है, ठीक है। और उद्योगों और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा कहा जाता है कि अप्रैल 2000 से जून 2022 के बीच भारत का जो है संचयी एफडीआई प्रवाह जो है लगभग 871.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है। और विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारत 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में 7वें स्थान पे था, ठीक है। 7वां ऐसा देश है जिसको सबसे ज्यादा एफडीआई अभी प्राप्त हो रहा है। तो भारत को वित्त वर्ष 2012 में सेवा के क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई इक्विटी प्रवाह सहित 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2022-23 में देश में कुल एफडीआई प्रवाह जो है वो लगभग 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह जो है वो 46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री भारत में जो है एफडीआई दिया है, तो मॉरिशस, नाम याद रखेगा, कम से कम 4-5 का नाम याद रखेगा। सबसे ज्यादा
मॉरिशस है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है सिंगापुर 23%, यूएसए 9%, नीदरलैंड 7%, जापान 6%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में दिया गया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में लगभग 8068 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में, उसके बाद ट्रेडिंग में, उसके बाद और सबसे नीचे जो है सबसे कम एफडीआई जो मिला वो मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री में, तो सबसे कम वाला भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत में एफडीआई प्रवाह संबंधित चुनौतियां क्या क्या है, तो कराधान टैक्स और विनियामक अनुपालन, जितने भी रेगुलेटरी संस्था है उससे संबंधित प्रॉब्लम है। जैसे भारत की कर व्यवस्था में हाल के वर्षों में कई सुधार हुए हैं, लेकिन जटिलताएं और अनिश्चितताएं अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद अगला जो है चुनौती वो कर कानूनों में बार बार बदलाव। देखा जाता है कि जब जब जीएसटी की बैठक होती है, टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, बजट का जब जब पेश होता है उस समय भी टैक्स में कुछ चेंजेज आ जाते हैं। इस बार जो है वो बजट पेश होने में टैक्स चेंज नहीं किए गए, क्योंकि अभी जो था वो अंतरिम बजट था। हो सकता है जब पूर्ण बजट पेश किया जाए, जब नई सरकार बन जाएगी, तो टैक्स में कुछ चेंजेस आएंगे। उसी की बात की जा रही है कि कर कानूनों में बार बार बदलाव आता है। कराधान की कई परतों और कर निर्धारण पर विवाद जो है वो विदेशी निवेशक के लिए अनुपालन और कर योजना के मामले में चुनौतियां पैदा करती है। अन्य उभरते बाजार से प्रतिस्पर्धा, लगातार जो देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे भी भारत के द्वारा प्रतिस्पर्धा की जा रही है। तो भारत को एफडीआई आकर्षित करने में चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे अन्य उभरते बाजारों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। भारत में जिस तरह से एफडीआई बढ़ रहा है, उसी तरह से ये सारे देश में भी एफडीआई को अपने अपने बढ़ाने के लिए लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये देश जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें उत्पादन की कम लागत, बेहद बुनियादी ढांचा और अधिक निवेशक अनुकूलन नीतियां शामिल होती है। तो बुनियादी ढांचे की कमी भी है वर्तमान समय में एफडीआई के सही तरीके से रेगुलेशन के लिए। तो बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए चल रहे प्रयास के बावजूद जो है भारत को अभी भी परिवहन, रसद, बिजली, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है। जो समस्याएं हैं उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, जिससे कि और बेहतर से बेहतर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर पाए। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जो है वो व्यापार करने में आसानी को बाधित करता है और विदेशी निवेशकों के लिए परिचालन जो है उसकी लागत को बढ़ाता है। इसके लिए भी जो एफडीआई है वो कम आती है, इसे भी सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद भारत में एफडीआई प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, जैसे नियामक प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। भारत में लाइसेंसिंग, परमिट और अप्रूवल सहित अपनी नियामक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिससे कि नियामक अनुपालन के लिए सिंगल विंडो तैयार किया जा सके, एकल खिड़की निकासी जो है प्रणाली बनाया जाए, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू करने से जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही को कम किया जा सकता है और व्यापार करने में आसानी प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, सरल रास्ता प्रस्तुत होगा। तो बुनियादी ढांचे में विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की बात की जा रही है, जैसे परिवहन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, बिजली हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की बात की जा रही है। उसके बाद विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं और औद्योगिक समूह का जो विकास है वो कुशल और अधिक अच्छी तरह से जुड़े व्यापारिक वातावरण की तलाश करने वाले विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें आगे कहा जाता है निवेशक सुरक्षा तंत्र को भी बढ़ावा देने की बात की जाए, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम को भी बेहतर करने की बात की जा रही है, जैसे मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रवर्तन, उसके बाद अनुबंध प्रवर्तन और विवाद समाधान तंत्र सहित निवेशक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने से और बेहतर तरीके से एफडीआई को हम लोग आकर्षित कर पाएंगे, विदेशी निवेशकों को और ज्यादा विश्वास दिला पाएंगे, जिससे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आएंगे। इसे न्यायिक सुधारों, विशेष वाणिज्यिक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र विशिष्ट निवेश नीतियों को बढ़ावा देने से, ठीक है, इस क्षेत्र को भी बढ़ाने से बात किया जा रहा है, जैसे विनिर्माण हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई आकर्षित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेश नीतियों और प्रोत्साहन तैयार करेगा, ठीक है, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों और जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियां तैयार करने से विदेशी निवेशकों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को हम लोग प्रोत्साहित कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो भारत में आएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने एफडीआई के हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया,
करेंट से लेकर उसके बेसिक्स तक, ठीक है। बेसिक भी हम लोग डिस्कस किया और जितने भी करंट फैक्ट्स थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली कहा जाता है बियॉन्ड शेल्टर ड्वेलर नीड्स विद इन द 4 वॉल्स, मतलब कि आश्रय से परे निवासी को 4 दीवारों के भीतर की जरूरत है, मतलब कि एक बेहतर घर की जरूरत है। इसी के लिए जो है अभी हाल ही में अंतरिम बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 2 करोड़ जो है अतिरिक्त जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण किया जाएगा और मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं इस घर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि गर्मी से बचाने के लिए इसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है इसे, ठीक है। यही सारी कारण है। उसके बाद पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ठीक है। इनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। यही सारे कारणों से अभी जो है ये न्यूज में है। तो यह जो है वो महत्वाकांक्षी सभी के लिए आवास पहल के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता पर आधारित है। इसने 2015 से लगभग 3 करोड़ ग्रामीणों और 80 लाख, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, 3 करोड़ ग्रामीणों और 80 लाख शहरी किफायती घरों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है। तो घोषणा हमें आवास क्षेत्र में तेजी से विस्तार के परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ संभावित व्यापार बंद के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो यह जो घर है वो किफायती आवास के मामले में स्पष्ट है, जहां जो दिया गया है सबसे ज्यादा वो उसके उत्पादन में मजबूत उत्पादन हो, थर्मल आराम, मतलब कि जब गर्मी पड़े उस समय जो है एसी लगाने की आवश्यकता ना हो, इस तरह का हवा का निकासी दिया गया है इस घर में कि हम लोग गर्मी के समय भी आराम से रह सके और कम कार्बन बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन, मतलब कि इसके कारण जो है वो कार्बन इमिशन का कम से कम उत्सर्जन होगा, ठीक है। उसी की बात की जा रही है। जैसे कारकों पर अधिक ध्यान दिया गया है, उस पर अधिक लागत लगाया गया है, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि ये जो है प्रधानमंत्री आवास मिशन है उसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग किया गया है। जैसे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के हिस्से के रूप में लाइट हाउस प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 6 राज्यों में 6 साइटों पर फैले हुए हैं। ये जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट वो आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवीन प्रक्रियाओं का लाभ उठाते हैं ताकि निर्माण समय को कम किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे निर्माण समय को कम किया जा सके, जल्दी से जल्दी जो है वो आवास बन के तैयार हो सके और वंचितों के लिए अधिक लचीले और किफायती घर बहुत सस्ते दाम में जो है वो बहुत ही अच्छे घर उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त मिवान जैसी वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रयास चल रहा है, ठीक है। यह तकनीक जो है वो विभिन्न भवन तत्वों को ढालने और बनाने के लिए एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, ठीक है, का उपयोग कर रहा है जो पुनः प्रयोज्य है। यह दृष्टिकोण गति और गुणवत्ता के मामले में पारंपरिक निर्माण के विधियों से बेहतर है, ठीक है। जो पहले जो है सरकार के द्वारा घर बना के दिया जाता था उससे बेहतर गुणवत्ता का है और निर्माण चरण में बर्बादी नहीं, समय में बर्बादी नहीं होने के कारण जो है वो पर्यावरणीय प्रभाव भी है वो भी अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है। पर्यावरण भी है वो बहुत ही कम प्रभावित होता है, ठीक है। यही बात कहा जाता है कि थर्मल आराम को प्राथमिकता दी गई है। मेनली जो है कि एसी ना खरीदे, इससे बहुत से फायदे होंगे। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। बिजली ज्यादा उपयोग नहीं होगा, इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हवादार घर बनाया जा सके। दुनिया भर में बढ़ती गर्मी के तनाव से विभिन्न आबादी क्षेत्रों पर असर पड़ने का अनुमान है, जिससे शीतलन की मांग, ठीक है, लगातार जो है ठंडी की मांग करने के लिए एसी का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस बढ़ती मांग का प्रभाव जो है वह शीतलन सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले निम्न आय वर्ग के समुदाय के बीच स्पष्ट दिखता है, क्योंकि सभी गरीब लोग जो हैं वो एसी को खरीदने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए कमजोर समुदायों को गर्मी के तनाव के प्रति लचीला बनाने के लिए यह जरूरी है कि घरों का निर्माण जो है वो गर्मी के समय आराम दे, ठीक है, वहां पे गर्मी कम लगे। तो उसी के लिए जो है वो निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों को एकीकृत करके बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान से परे हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बुनियादी ढांचा का विकास किया जा रहा है इन घरों का कि जिससे गर्मी के समय भी इन्हें आराम मिल सके, ठीक है। और इस तरह के कदम से सभी के लिए आवास दृष्टिकोण को एक व्यापक पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में भी मदद मिल रही है, ठीक। लोगों के जो है वो अतिरिक्त खर्च से बचा रहा है, ठीक है, और गर्मी के मौसम से भी बचा रहा है, उसके बाद मजबूत भी बना रहा है, उसके बाद जलवायु से संबंधित भी समस्याओं को दूर कर रहा है, उसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बना रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये विशेषताएं दी गई है इस बार का
जो प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है इन क्षेत्रों को। इसी के लिए इसको कहा जाता है कि कल के लिए इमारत बनाया गया है, कल को सोचकर भविष्योन्मुखी घर बनाया गया है, ठीक है। हाउस ऑफ फ्यूचर। तो भवन निर्माण क्षेत्र के बढ़ते महत्व और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में उसके योगदान को ध्यान में रखते हुए निर्माण गतिविधियों के, ठीक है, जो निर्माण किया जा रहा है उसमें भी धूलकण कम जाए, इसका ध्यान रखा गया है कि पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने की आवश्यकता अनिवार्य है। तो यहाँ पे आवास पहल के ताने बाने में पर्यावरणीय चेतना को बुना गया है और हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो घर हम बनाने वाले हैं वे न केवल व्यक्तियों को आश्रय देता है बल्कि मजबूत संरचना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और जो निवासियों को गर्म जलवायु के प्रति भी बेहतर बनाता है, ठीक है, वहां पे अनुकूल बनाता है। और यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हमारी सामूहिक आवास आकांक्षाएं जो है वो पर्यावरण में सकारात्मक योगदान दे और एक टिकाऊ, सस्टेनेबल और समावेशी इंक्लूसिव भविष्य के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि चाइना के द्वारा जो है वो लगातार इंडिया पे बुली किया जा रहा है। इंडिया इज फेसिंग अ बुली इन अ वेरी डिटरमाइंड फैशन। फिर लगातार देखा जाता है, जैसे नॉर्थ के क्षेत्र में देख सकते हैं, लद्दाख हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं जहां पे इंडिया सिक्किम का बॉर्डर है, ठीक है, नाथुला हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र में लगातार जो है वो चाइना के द्वारा बुली किया जाता है भारत को। इसी के समाधान के लिए अभी जो सबमिट किया गया है इंडस एक्स 2024, मतलब कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है इंडस एक्स। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग जान लेते हैं, जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो गया, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में जहां हमें एक उभरती हुई शक्ति से खतरा हो रहा है, चाइना का बात किया जा रहा है। तो यह आवश्यक है कि हमारे पास पानी के नीचे डोमेन जागरूकता में अधिक सहयोग हो। तो इसी पे रक्षा सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि क्षेत्र का यह हिस्सा जो है वो व्यापार, वाणिज्य और समृद्धि के लिए सुरक्षित रहेगा। तो आज हम भारत और प्रशांत क्षेत्र के इतिहास, यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना कि जो भी भारत का नीचे का एरिया है, चाहे वो अरब ओशन हो या फिर बे ऑफ बंगाल हो या फिर हिंद महासागर, जहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है वो ट्रेड मार्ग है, ठीक है, व्यापार मार्ग है। तो ये जो लगातार प्रभावित हो रहा है चाइना के, लगातार यहाँ पे चाहे वो मालदीव्स हो या फिर श्रीलंका में अपने नोबेल बेस बनाया गया है, इससे ट्रेड मार्ग जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसी के लिए भारत जो है वो इस क्षेत्र में अपना सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। तो आज हम भारत प्रशांत क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण देख रहे हैं। तो हिंद प्रशांत महासागरों और रणनीतिक जल मार्गों के विशाल विस्तार के साथ वैश्विक वाणिज्य, भू राजनीति और सुरक्षा के चौराहे पे खड़े हैं। तो इस क्षेत्र की जटिल गतिशीलता से निपटने के लिए भारत और यूएसए खुद को प्रमुख हितधारकों के रूप में पाते हैं, जो साझा मूल्यों और सामान्य हितों से बंधे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यूएसए का भी लगातार यहाँ पे बहुत सारा एलाइज कंट्री है, तो उसकी भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी यूएसए के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के लिए जो है वो प्रशांत महासागर हो या फिर हिंद महासागर हो, इन दोनों को बेहतर करने की बात की जाए। चाहे वो हिंद महासागर यहाँ है, उसके बाद जो है वो आगे प्रशांत महासागर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत और यूएसए जो है वो एकजुट हुए हैं। तो इसी को कहा जाता है यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर इकोसिस्टम, इंडस एक्स। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसे जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान लॉन्च की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडस एक्स जो है वो जून 2023 में लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य जो है वो भारत और अमेरिका में सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी के साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है यह जो है वो उच्च तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, ध्यान दीजिएगा कितनी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट था, जैसे वो सरकार के साथ लगातार मीटिंग करेंगे, महत्वपूर्ण बिजनेसमैन के साथ, ठीक है, और शैक्षणिक संस्थान जो महत्वपूर्ण वहाँ पे कॉलेज हैं, ये लोग भी एकजुट होकर दोनों साझेदारी कर टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे। उसके बाद डिफेंस के क्षेत्र में भी लगातार जो है वो दोनों मिलजुल कर कार्य करेंगे। उसके बाद बेहतर टेक्नोलॉजी का सहयोग करेंगे, रक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, रिसर्च करेंगे, विकास करेंगे और उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देने में भी ध्यान केंद्रित करेंगे इंडिया और यूएसए। तो इस पहल का उद्देश्य जो है वो जेट मशीन, लंबी दूरी की तोप और पैदल सेना वाहनों के सह उत्पादन की संभावनाएं तलाश रही है। तो रक्षा उत्कृष्टता के लिए भारत के नवाचार IDEX और अमेरिका के रक्षा सचिव
ओएसडी का कार्यालय जो है वो इंडस एक्स गतिविधियों के नेतृत्व कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए भारत के नवाचार आईडीईएक्स प्लस ओएसडी ये दोनों मिलकर जो है वो इंडस एक्स का नेतृत्व कर रहा है, इनकी गतिविधियों का, ठीक है, कैसे कार्य करना है। तो रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार क्या है, मतलब कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसी को कहा जाता है आईडीईएक्स, मतलब कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसे 2018 में लॉन्च की गई थी। आईडीईएक्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो स्टार्टअप, इनोवेटर्स, एमएसएमईज, इंक्यूबेटर्स और शिक्षाविदों के साथ सहयोग करके रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर, याद रखिएगा, इंडिया प्लस यूएसए। तो आईडीईएक्स जो है वो भारतीय रक्षा और एरोस्पेस में भविष्य में अपनाने की महत्वपूर्ण संभावनाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अनुदान और सहायता प्रदान कर रही है। यह वर्तमान में लगभग 400 प्लस स्टार्टअप और एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट का फैक्ट याद रखिएगा। आईडीईएक्स जो है वो लगभग 400 प्लस स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसी में आगे कहा जाता है कि आईडीईएक्स क्या होता है, तो इसे रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गेम चेंजर के रूप में मान्यता प्राप्त है। आईडीईएक्स जो है उसको रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए पीएम पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। और इसकी फंडिंग की बात कर ले तो इसे डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, डीआईओ के द्वारा जो है वो फंडिंग दी जा रही है, इसके द्वारा वित्तपोषित की जा रही है और प्रबंधित किया जा रहा है, जिससे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 2 संस्थापक सदस्यों यानी कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लाभकारी नहीं, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में भी बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आईडीईएक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए है और ये नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और इसके प्रमुख उपक्रम कौन कौन से हैं, तो HAL और BEL, ये ध्यान रखिएगा, 2 कंपनियां जो है वो प्रमुख उपक्रम है। तो आईडीईएक्स सभी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करते हुए डीआईओ की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है, जबकि डीआईओ जो है वो आईडीईएक्स को उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा सारी चीजें, इसलिए हम लोगों ने इंडस एक्स को डिस्कस किया, इंडस एक्स हो गया, आईडीईएक्स हो गया, डीआईओ हो गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है एफएसडीसी, एफएसडीसी को मेनली कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है लगातार देखा गया है जो इलीगल या फिर नॉन रजिस्टर्ड जितने भी ऐप हैं जो बैंक के नाम पे है, लोन देते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो लोन देते हैं और शुरुआत में बोलते हैं 11% लेंगे हम लोग, ठीक है, आप 50,000 रुपये लोन ले लीजिए, लगातार जो है मैसेज आता रहता है, पॉपअप आता रहता है, लेकिन जब आप लोन लीजिएगा उसके बाद आप फंस जाइएगा और उसके बाद 11% कब से 30% हो जाता है, ठीक है। तो इसी को समाप्त करने के लिए है जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस तरह कदम उठाया जा रहा है। तो एफएसडीसी में उसी तरह के जो इलीगल लेंडिंग ऐप हैं जो लोन प्रदान करते हैं, ठीक है, उसी पे नकेल कसने के लिए, इसी को नियंत्रित करने के लिए जो है एफएसडीसी का रडार तैयार किया गया है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ठीक है, इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल में इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद अनधिकृत, ठीक है, क्लियर कहा जाता है अनअधिकृत, अनऑथराइज्ड जितने भी ऑनलाइन लेंडिंग एप्स हैं, अनधिकृत ऑनलाइन ऋण देने वाले ऐप के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए एक नया उपाय किया गया है। तो एफएसडीसी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि वित्तीय स्थिरता को प्रबंधित करने के लिए, उसके बाद सुपरवाइज इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हैं, उसके बाद इनहांस इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, उसके बाद प्रमोट फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, ये कुछ चीजें हैं जिससे एफएसडीसी ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। तो एफएसडीसी जिसमें आरबीआई, बैंक सहित सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामक शामिल है। तो यह ध्यान रखेगा एफएसडीसी में जो है वो आरबीआई और जितने भी शेड्यूल, नॉन शेड्यूल जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, वो सभी शामिल हैं। ने व्यापक वित्तीय स्थिरता और आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए देश की तैयारियों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की है और इसने वर्तमान घरेलू और वैश्विक माइक्रो वित्तीय स्थिति में उभरते वित्तीय स्थिरता जोखिम, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से संबंधित जोखिम है उसका पता लगाने के लिए निरंतर सतर्कता और सक्रिय प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि कांस्टेंट विजिल एंड प्रोएक्टिव एफर्ट्स, उसी को कहा जाता है
निरंतर सतर्कता और सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है एफएसडीसी के द्वारा। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जितने भी अनऑथराइज्ड जो है लेंडिंग ऐप उसको बंद करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने के अलावा एफएसडीसी सदस्यों ने वित्तीय क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए अंतर नियामक समन्वय को और मजबूत किया है, ताकि हम लोग समावेशी आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन प्रदान किया जा सके। ठीक है, एफएसडीसी की चर्चा में ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अनधिकृत ऋण देने के हानिकारक प्रभाव और उनके आगे प्रसार को रोकने का उपाय कर रही है। ठीक है, उसी को लगातार प्रमुखता दी जा रही है। तो ये जो काउंसिल है उसमें केवाईसी पर ज्यादा ध्यान देने की बात की जा रही है, उसको सरल और डिजिटल बनाने और समान केवाईसी मानदंडों को अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है, ताकि वे केवाईसी रिकॉर्ड को ग्राहकों को वित्तीय क्षेत्र में अंतर उपयोगिता, ठीक है, अलग अलग जगह पे भी उपयोग किया जा सके। तो मंत्रालय उन ऋण देने वाले ऐप्स को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जो अनधिकृत है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और यूपीएससी का 2024 का पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रयास किया हूं आज इकोनॉमिक्स से देने का। एक क्वेश्चन शायद वो नेशनल पार्क से है, उसके बाद जो है सारा का सारा क्वेश्चन एफडीआई से और इकोनॉमिक्स से, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये जो सारा क्वेश्चन है वो लगातार जो है वो यूपीएससी के पीवाईक्यू में आया है और ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2 साल 3 साल रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत में एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है, यह मुख्यतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। तीसरा जो है, यह ऐसा निवेश है जिसे ऋण समाशोषण अपेक्षित होती है। उसके बाद चौथा जो स्टेटमेंट है, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बी ही सबसे ज्यादा जो है एफडीआई की विशेषता को प्रमुखता से दिखाता है। यह मुख्यतः जो है वो ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है, क्योंकि ऋण से वह नकदी है जो किसी विशेष अवधि के लिए ऋण पर ब्याज और मूलधन की अदायगी को कवर करने की आवश्यकता होती है और एफडीआई का इस अवधारणा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये तीसरा गलत है। ठीक है, और निवेश एक गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पूंजीगत साधनों के माध्यम से किया जाता है या फिर 10% या उससे अधिक भुगतान किए गए इक्विटी पूंजी में पूरी तरह से आंशिक आधार पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में किया जाता है, इसलिए पहला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और चौथा में जो कहा जाता है, एफडीआई निवेश इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट या कंपनी द्वारा जारी किए गए डेटा इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। ठीक है, डेट मतलब कि डीबीटी, ये ध्यान रखिएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है और वे सीधे सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए चौथा भी गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, दूसरा जो है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, तीसरा जो है वैश्विक निक्षेपागार मतलब कि डिपॉजिटरी प्राप्तियां रिसिप्ट्स, और चौथा जो है अनिवासी विदेशी जमा। तो उपरोक्त में से किन्हें एफडीआई में सम्मिलित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी एनआरआई के जमा होते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता है एफडीआई में, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए चौथा तो ऐसे भी गलत था। ठीक है, और पहला सही था, तो पहला अगर सही है चौथा अगर गलत है तो यही हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें भारत में एफडीआई शामिल है? तो पहला जो है भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, दूसरा जो है वो भारतीय कंपनियों में अधिकांश विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी, तीसरा जो है वो कंपनियां विशेष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित, और चौथा जो है वो शेयर समूह निवेशक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ये 2012 में यूपीएससी के पीटी में आया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये चौथा गलत हो जाएगा, बाकी सारा जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आहार विविधता, उसी को कहा जाता है डी का मतलब जो होता है वो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। ठीक है,
ध्यान रखिए, उसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, एमडीडी एक माप है जो किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य समूहों की विविधता और संख्या का आकलन करती है। दूसरा जो है, एमडीडी संकेतक का उपयोग किसी व्यक्ति के आहार की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, 10 परिभाषित खाद्य समूहों में से कम 4 अलग अलग खाद्य समूहों का उपभोग करना एमडीडी मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाता है। उसका चौथा स्टेटमेंट है, एमडीडी का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। और पांचवा जो स्टेटमेंट है, एमडीडी किसी व्यक्ति के कैलोरी सेवन की पर्याप्तता से संबंधित एक अवधारणा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी 3 जो हैं वो गलत है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखिएगा, तीसरा और पहला। इसमें सिंपली कहा जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एमडीडी, ठीक है। तो इसमें सिंपली कहा जाता है कि एमडीडी एक उपाय है, ये सही स्टेटमेंट है, जो किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य समूहों की विविधता और संख्या का आकलन करने पर केंद्रित है। तो इसलिए विकल्प ए सही है। दूसरा जो है, यदि एमडीडी अप्रत्यक्ष रूप से विविध खाद्य समूहों को शामिल करने पर जोर देकर किसी व्यक्ति के आहार की गुणवत्ता को दर्शाता है, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से किसी व्यक्ति के आहार की गुणवत्ता को मापने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के आहार की गुणवत्ता को मापने के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प 2 गलत है। तीसरा जो है, वो न्यूनतम आहार विविधता मानदंड सुझाव देता है कि व्यक्ति जो है वो 10 परिभाषित खाद्य समूहों में से कम 4 अलग अलग खाद्य समूहों का उपभोग करे, और यह मानदंड एक विविध आहार सुनिश्चित करता है जो विभिन्न स्रोतों के आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। और विकल्प 4 जो है, वो एमडीडी का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बजाय यह आहार विविधता और पोषण संबंधी पर्याप्तता के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद अगला जो है, पांचवा, तो एमडीडी का किसी व्यक्ति के कैलोरी सेवन की पर्याप्तता से सीधा संबंध नहीं है, और यह मुख्य रूप से उपभोग की जाने वाली कैलोरी की मात्रा के बजाय उपभोग किए जाने वाले खाद्य समूहों की विविधता पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। क्लियर हो गया एमडीडी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करें। तो पहला जो है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरा जो है, वो नंदा देवी नेशनल पार्क। चौथा जो है, फुलोगाटी फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क। तो ये किस राज्य में है, ठीक है। उपरोक्त वर्णित नेशनल पार्क में से कितने जो हैं वो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये चारों का चारों जो है वो उत्तराखंड में ही नेशनल पार्क है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी हो गया, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर हो गया, कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया। ये सारा नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में ही पाया जाता है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो लगातार जो है 3-4 बार पूछा गया है यूपीएससी के पीटी में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में है, उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।